आज के हमारे गेस्ट स्पीकर खगोल विज्ञान के बारे में उत्सुक है और बच्चों को खगोल विज्ञान पढ़ाते हैं। और हम जानना चाहते हैं कि एलियंस एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में नवनीत कमल के साथ। दी गाइडिंग वॉइस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। टीजीवी हिंदी में नहीं, इंग्लिश और तेलुगु में भी है। आपके पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप में द गाइडिंग वॉइस नहीं तो टीजीवी तेलुगु बोल के सर्च कीजिए। आपको बहुत सारे एपिसोड्स और यूजफुल कंटेंट मिलते हैं। मैं हूं नवीन समला, टीजीवी फाउंडर और होस्ट यानी व्यवस्थापक और मेजबान। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से भी हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं और नवनीत जैसा एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, जिसे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके और वैल्यू ऐड कर सके। और नवनीत कमल, आई एम सुपर एक्साइटेड टू हैव यू हियर। टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। हमारे इस थैंक यू सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत। थैंक यू नवीन एंड थैंक यू एवरीवन जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं। आई होप कि आज के सेशन से आप कुछ सीखें एंड अपने लाइफ में कुछ आपके जो लर्निंग मिले यहाँ से आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएं। एब्सोल्युटली, आई एम सुपर एक्साइटेड। तो नवनीत, हम शुरू करते हैं अपना कॉन्वर्सेशन। आपका एलिवेटर पिच बता दीजिए हमारे ऑडियंस को, ब्रीफ बैकग्राउंड। श्योर या लाइक बाय प्रोफेशन मैं एक 9 to 5 जॉब में काम करता हूँ जस्ट लाइक मैनी अदर पीपल। एंड आई एम श्योर कि जो हमारे लिसनर्स हैं बहुत सारे वर्किंग क्लास के भी होंगे, बहुत सारे एस्पायरिंग स्टूडेंट्स भी होंगे जो जॉब्स में जाना चाहते हैं। बट आज की पॉडकास्ट मैं कुछ डिफरेंट लेके आया हूँ, विच इज़ कि आप 9 to 5 जॉब तो करते हैं बट उसके अलावा आपकी लाइफ में बहुत सारे पैशन होते हैं, आपके हॉबीज होते हैं। तो जॉब के साथ साथ आप उन पैशन को कैसे अलाइव रख सकते हैं, बस उनमें से एक पैशन मेरा है विच इज़ एस्ट्रोनॉमी। तो मैं उसके बारे में आज बात करूंगा, बट बिफोर दैट मेरा बैकग्राउंड क्या है, वेयर आई वर्क, जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट लेट मी टेल दैट ऑल्सो। सो करेंटली मेरी पोजीशन है बिजनेस मैनेजर इन स्विगी। बिफोर दैट आई वर्कड इन एफएमसीजी रिटेल कंपनी ऑल्सो, Metro Cash and Carry. So net experience of 3 years. Before that, I've done MBA from FMH Delhi also, and then that was preceded by IIT कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अंडर ग्रेजुएशन स्टडी किया था। दिस माई ऑफिशियल बैकग्राउंड, बट आफ्टर दैट इज व्हाट आई से कि 9 to 5 जॉब हो जाता है। उसके बाद व्हाट आई डू, आई एम अ फुल टाइम एमेचर एस्ट्रोनॉमर, सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक टुडे। सुपर। एस्ट्रोनॉमी इटसेल्फ इज सो इंटरेस्टिंग टॉपिक। और आपके करियर में ऐसे कौन से तीन चीजें जिसके वजह से आप इधर तक पहुंच सके, नवनीत? थ्री थिंग्स दैट हैव हेल्प यू रीच वेयर यू आर टुडे दैट यू लाइक टू शेयर विद आवर ऑडियंस। श्योर। सो इन दैट, सो एज आई टोल्ड कि मेरे करंट जहाँ पे मैं हूँ अब ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्टली इज माई प्रोफेशन, देन इज माई पैशन। सो मैं फर्स्ट प्रोफेशन के बारे में बोलूंगा, जिस स्टेज पे प्रोफेशन पे मैं हूँ। ऑब्वियसली बहुत अर्ली स्टेज है मेरे लिए भी, बट जो लर्निंग्स मुझे मिली है वो मैं शेयर कर सकता हूँ, तो शायद किसी का उससे हेल्प हो। तो प्योरली मेरी लर्निंग से ही है कि पहला तो है कि परसिवरेंस है आपका, कि आपने अगर करना है, आपने सोचा हुआ है, सो आप उसमें लगे रहिए। ऑब्वियसली आपको इमिडिएटली सक्सेस नहीं मिलेगी। मे बी फॉर एग्जांपल मेरे केस में ऐसा था कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी जेई क्लियर नहीं किया था, बट आई केप्ट ऑन प्रैक्टिसिंग, अच्छे से प्रिपरेशन करा, नेक्स्ट अटेम्प्ट में हुआ। सिमिलरली फॉर कैट मैंने ब्रेक लिया, लगा रहा, नेक्स्ट अटेम्प्ट में हुआ। सो बी परसिवरेंट अबाउट व्हाट यू आर एमिंग फॉर। सो दैट्स माय फर्स्ट लर्निंग। एंड सेकेंड इज की क्लैरिटी, क्लैरिटी इन व्हाट यू आर गोइंग टू डू। सो ये मैं अपोजिट सेंस में बोलूंगा कि सब लोग बोलते हैं क्लैरिटी होना चाहिए, मैं बोलूंगा इट्स ओके नॉट टू हैव क्लैरिटी इन योर लाइफ। बिकॉज लोग क्या करते हैं कि पता नहीं होता है क्या करना है, तो फिर वो बोलते हैं नहीं आई शुड हैव अ गोल बिकॉज मेरे फ्रेंड ने ये सोचा है, ही इज वेरी क्लियर, मे बी मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो वहां पे मैं बोलता हूँ कि आप कॉपी मत करो, टेक योर टाइम, चीजें हो जाएंगी, थिंग्स विल हैपन टू यू, जस्ट टेक इट इजी ऑन योर सेल्फ। हमेशा खुद को प्रेशर में डालना इज नॉट ओके। तो इट्स वेरी मच कूल टू टेक योर टाइम एंड नॉट नेसेसरी हैव क्लैरिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जिस आराम से आप टाइम दीजिए, फिगर आउट योर सेल्फ, चीजें क्लियर होंगी, यू विल हैव योर क्लैरिटी, यू विल हैव योर गोल इन प्लेस। दैट इज अबाउट माई प्रोफेशन, हाउ टू बी एट द लेवल दैट आई हैव बीन। सो आई हैव फॉलोड दीज टू प्रिंसिपल्स। एंड इसके बाद जो मेरा पैशन है, फॉर एग्जाम्पल किसी को स्पोर्ट्स में हो दिलचस्पी, वो फुटबॉल खेलता हो, किसी को कैरम खेलना अच्छा लगता है, तो दैट्स योर पैशन। तो हाउ टू कीप दैट अलाइव जॉब के साथ साथ, तो उसके लिए मैं बोलूंगा ऑलवेज बी क्यूरियस एंड लर्निंग।
अच्छा। तो जैसे मेरे केस में मैं अभी भी पढ़ता हूँ, मैं अभी इस पॉडकास्ट के पहले भी मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था कि व्हाट आर द रीसेंट थिंग्स हैपनिंग इन एस्ट्रोनॉमी, और क्या नई डिस्कवरी करी है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। हम्म। तो बी क्यूरियस अबाउट योर पैशन, उसको कभी मरने ना दीजिए, हम्म। बिकॉज जॉब आप कर रहे हो फॉर योर इनकम, और वेरी लकी आपका पैशन भी जॉब है तो, हाँ। बट एज अ पर्सन जो आप हो, देर आर फ्यू थिंग्स जो आपको करना पसंद है, अच्छा। उसको कभी मत मरने दीजिए, कीप इट अलाइव। हम्म। दैट कम्स हम्म। विद योर क्यूरियोसिटी एंड योर पैशन फॉर लर्निंग। हम्म। So that are the 3 points I'll say. ऑसम। बहुत मजेदार, बहुत बहुत इंस्पिरेशनल बात बोले आप। और नवनीत, एक स्टेप बैक लेके हम आईआईटी और एफएमएस, आईआईटी और कैट प्रिपरेशन में आप कितना मेहनत करना पड़ा? लाइक बिकॉज पीपल इन इंडिया आर सो क्रेजी अबाउट गेटिंग इनटू आईआईटी एंड आल्सो Yes. doing MBA from reputed institutes like IIMs, and FMS is also one of the premier B schools, right? Yes. So, what Yes. kind of preparation did you do? I'll say जो मैंने पहले बोला था कि in my case it was कि it was okay to have time. तो मैंने दोनों बार के प्रिपरेशन में एक एक साल का ब्रेक लिया है। मैंने Hmm. ओवरबर्डन नहीं करा खुद को। फॉर एग्जांपल आईआईटी जेई की प्रिपरेशन इन माय केस जो होता था, मैं कानपुर से आता हूँ, जो नॉर्थ इंडिया यूपी में हब ऑफ कोचिंग बोलते हैं जिसको। फॉर एग्जांपल आई सीन कोटा इज वन हब, यहाँ पे हैदराबाद साइड में इज अनदर हब ऑफ कोचिंग्स। सो नॉर्थ में बिहार साइड से, यूपी साइड से ऑल स्टूडेंट्स कम टू कानपुर, दैट्स लाइक दी हब ऑफ कोचिंग। तो मैं उस Hmm. सिटी से मेरा पूरा अपब्रिंगिंग हुआ है। सो वहां पे मैं जो नॉर्मल कल्चर है वो ये है कि आप क्लास 10th क्रॉस करते ही इफ यू हैव चोजन साइंस स्ट्रीम, तो पेरेंट्स से प्रेशर आ रहा था या फिर आपके खुद पीयर से प्रेशर आ रहा था कि अब आपको जेई में जाना है। सो क्लास 11th में आते ही बच्चा जो है कोचिंग ज्वाइन कर लेता है। तो Hmm. उसका अब रूटीन ऐसा होता है, सुबह उठता है 7 बजे, मे बी 2 बजे तक स्कूल में रहता है, 2 बजे से 3 बजे के बीच में उसके बाद ब्रेक होता है, जो घर में जाके लंच करके फिर कपड़े चेंज करके 3 बजे से कोचिंग में चला जाता है, एंड देन अच्छा। रात में 11 बजे वापस आता है। Hmm. सो इसमें आप रियलाइज कर रहे हो कि उसकी लाइफ में जो उसकी खुद की पर्सनैलिटी थी वो अब बुक्स में रह गई है। अगर वो बाई चांस क्रिकेट खेलना उसको अच्छा लगता है, बाई चांस वो जस्ट मॉर्निंग में एक वॉक लेता है अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए, वो सब अब कहीं रहा ही नहीं। Hmm. अब उसको Hmm. याद ही नहीं कि उसको पोयम लिखना अच्छा लगता था, उसको याद ही नहीं कि उसको पेंटिंग कितनी अच्छे से आती है, उसको कितना अच्छा लगता था लोगों से बात करना। वो सब 2 साल तक वो कुछ कर ही नहीं सकता। 11th एंड 12th आर गॉन। तो Hmm. ये मेरे आसपास होता था। तो आई चोज नॉट टू डू दैट। मैंने आराम से सिर्फ स्कूल पे फोकस किया क्लास 11 12, 1 साल ब्रेक लिया। उस Hmm. ब्रेक में मैंने फिर फुल टाइम कोचिंग प्रिपरेशन करा, अच्छा। एंड देन जब मैंने दिया एग्जाम तो लकीली एंड ऑब्वियसली विद द प्रॉपर डेडिकेटेड प्रिपरेशन आई वाज लकी टू गेट इनटू आईआईटी कानपुर। Hmm. सो दैट वाज देयर, लाइक मेरे केस में ये हेल्प किया कि मैंने ओवरबर्डन नहीं करा। तब भी मैं एस्ट्रोनॉमी पढ़ता रहता था, फुटबॉल में तब भी खेलता था जब स्कूल में रहता था। ऑब्वियसली जब जेई प्रिपरेशन था तब फुटबॉल कम हो गया, बट देन वंस आई वेंट इनटू आईआईटी कानपुर, वहां पे मैंने वापस से अपने सारे पैशन को वापस से ऐसे रिकिंडल कर लिया, फुटबॉल खेलना दोबारा शुरू करा, एस्ट्रोनॉमी वापस शुरू कर दिया, राइटिंग भी शुरू कर दिया, एवरीथिंग दैट आई यूज्ड टू लाइक, सो दैट नेवर डाइड, बिकॉज मैंने Hmm. अपने पैशंस को हमेशा अलाइव रखा। सेम केस विद एफएमएस का प्रिपरेशन, लाइक कैट का प्रिपरेशन कॉलेज के साथ लोग करते हैं, फाइनल ईयर में आने के बाद लोग, मतलब फाइनल ईयर के साथ साथ लोग कैट की कोचिंग कर लेते हैं। सो उसके केस में आपका फाइनल ईयर भी चला जाता है एंड योर कैट कोचिंग, इफ यू आर लाइक ब्रिलियंट तो यू कैन मैनेज। आई Hmm. न्यू माई सेल्फ, मैं नहीं कर सकता था दोनों चीजें, सो आई टुक इट वेरी इजी। मैंने Hmm. कॉलेज का टाइम पे सिर्फ कॉलेज किया, 1 साल का ब्रेक लिया, उसमें मैंने कोचिंग का प्रिपरेशन करा कैट का, एंड देन कैट का परसेंटाइल आ गया, आई गॉट इनटू एफएमएस। So yeah, And like it's now, just that only. and That's now, my journey. सही है। Yes. and now you are working for one of the prominent companies. I don't want to take the name, but so guys, आप जो भी एपिसोड देख रहे सुन रहे, एक चीज याद रखिए, don't run behind time. It is okay to take gap, because Navneet itself is a perfect example. उसका विचार, इसका सोच पूरा अलग है। Like he took 1 year gap after 2 years of intermediate or plus two, just to prepare for the IIT. So which is acceptable. But many a times parents के pressure होता है, peers के pressure होता है, and people don't live the life they are meant to be. Because as you rightly mentioned, Avneet, मुझे ये बहुत याद आया. In fact, in my case also, of course, I'm not an IITian like you. बट मुझे वो 2 साल ना, आई यूज टू डू एवरीथिंग, लाइक आई यूज टू, मैं रात में पढ़ता था, लाइक फ्रॉम 8 to 12, एंड ऑल्सो आई यूज टू वेक अप एट 4 o'clock और 5 o'clock, बिकॉज मैं सब कुछ चीज करता था। मगर अब कोई बंदे देखे तो
they are always behind the books and they forget as if there is no life existing for those 2 years and all. So ये तो बहुत yes, important चीज बताई आपने. और ये yeah. खगोल विज्ञान, right? When did you get fascinated towards this astronomy? ये खगोल विज्ञान से क्यों मोहित है और ये सब कब शुरू हुआ आपको? तो मेरे केस में तो आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट मे बी आई से अराउंड क्लास 5th और 6th, जब हमें साइंस थोड़ी बहुत सही मायने में पढ़ाई जाती है. आई स्टिल रिमेम्बर, शायद दैट वाज क्लास 6th का साइंस बुक, जिसका चैप्टर नंबर 1 था आवर सोलर सिस्टम. सो वहां से मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था. हमें प्रोजेक्ट भी मिला था कि थर्मोकोल पे यू हैव टू ड्रॉ ऑल द प्लैनेट्स इन द सीक्वेंस. ऑब्वियसली प्लूटो इज नॉट एनी मोर अ प्लैनेट, बट उस टाइम पे प्लूटो भी था. तो वी अच्छा. ड्रू ऑल द प्लैनेट्स. तो वहां से मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि ओके, चैप्टर 1 इज सोलर सिस्टम, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर यू लर्न ज्योग्राफी में, सॉरी साइंस की बुक में. सो आई से कि वहां से इंटरेस्ट डेवलप हुआ. देन टेलीविजन पे भी लकीली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बहुत अच्छे अच्छे सीरीज आते थे. कॉस्मोस एक सीरीज था कार्ल सेगन का. लेटर इन माय लाइफ क्लास 10th के अराउंड इनटू द यूनिवर्स विद स्टीफन हॉकिंस, वो भी एक सीरीज आई. तो ऑल दिस सीरीज ऑन नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी चैनल, ये साइंस रिलेटेड जो चैनल थे, दैट वर माय फेवरेट्स. तो वहां से देख देख के सीखा. धीरे धीरे मैंने कुछ मैगजीन सब्सक्राइब कर ली. फॉर एग्जांपल साइंस रिपोर्टर इज वेरी गुड मैगजीन फॉर एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इनटू डेवलपमेंट्स इन साइंस, नॉट जस्ट एस्ट्रोनॉमी. कुछ भी अच्छा. साइंस से रिलेटेड है. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर से रिलेटेड नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, एवरीथिंग रिलेटेड टू साइंस. साइंस रिपोर्टर इज अ वेरी गुड मैगजीन जो मैं रिकमेंड करूंगा. तो मैंने उसका सब्सक्रिप्शन लिया. 2-3 years में उसका एविड रीडर रहा. एंड धीरे धीरे जब मैं और साइंस का प्रॉपर स्टूडेंट बनने लगा 11th-12th में आने के बाद, देन मुझे और भी चीजें क्लियर होने लगी. तो मैंने और भी इंटरनेट पे जाके रिसर्च करा. फिर उसके बाद लकीली आई से कि आईआईटी कानपुर वाज सच अ गुड इंस्टीट्यूट कि वहाँ का डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी क्लब था, जिनके पास टेलीस्कोप्स थे, एक प्लानिटेरियम था, एक पूरी अच्छी कम्युनिटी थी, प्रोफेसर्स थे, एंड साथ में ऑब्जर्वेटरी भी था. ऑब्जर्वेटरी में मतलब फॉर एग्जांपल इट्स अ बिग टेलीस्कोप जिसके थ्रू आप नेबुला, स्टार क्लस्टर, ब्लैक होल्स तो नहीं, बट ब्लैक होल के आसपास की चीजें देख सकते हैं. अच्छा. तो लाइक बहुत मेरे को याद से कि आई वाज लकी इनफ टू बी इन अ इंस्टीट्यूट जहां से मेरे को जो मैं सीखना चाहता था वो सीखने के रिसोर्सेज मिलते गए. एंड ऑब्वियसली पैशन हैज टू बी देयर. रिसोर्सेज Yeah. पड़े रहेंगे, आपका पैशन नहीं है तो यू कैन नॉट यूज दैट. So yeah, that's my journey for astronomy. Wonderful. And ये खगोल विज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? Why is this important? And थोड़ा बहुत बैकग्राउंड भी बता सकते हैं क्या? How it is related? And do we really believe? Because अगर अब हम सोसाइटी में देखें तो few people think this is all fake or they don't believe in it at all, right? So what is your perspective? Why it is important? Yeah. So like it's not just astronomy. अगर मैं इस क्वेश्चन को बेटर आंसर करूं तो आई से कि द क्वेश्चन इज कि साइंस क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एस्ट्रोनॉमी इज आफ्टर ऑल अ साइंस. तो साइंस इसलिए इंपॉर्टेंट है, आई आंसर दैट वे ओनली. साइंस इसलिए इंपॉर्टेंट है एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में, बिकॉज हम इवॉल्व करे हैं बिकॉज वी वर क्यूरियस, राइट. इंसान ने फायर जला के उसमें, जब हम लोग मतलब प्योरली फ्लैश के ऊपर डिपेंडेंट थे, जब एग्रीकल्चर नहीं आता था, तो फ्लैश गलती से हम लोग ने पढ़ी है स्टोरी, आई एम नॉट श्योर कि वो सही है कि नहीं, बट दैट्स द स्टोरी कि फ्लैश गलती से फायर में गिर गया, दे स्टार्टेड च्यूइंग इट, वो सॉफ्ट लगा, दे वर क्यूरियस कि अच्छा ये फायर से हम लोग कुकिंग शायद कर सकते हैं. देन कुकिंग स्टार्टेड. सिमिलरली उन्होंने कुछ सीड्स खा के फेंक दिए गीली मिट्टी में, पौधा निकल आया, दे गॉट क्यूरियस, ओके मे बी हम इसे फार्मिंग कर सकते हैं. दिस ऑल क्यूरियोसिटी. दैट्स द आई विल से कि सबसे पहली प्री रिक्विजिट फॉर एनी स्ट्रीम ऑफ साइंस इज क्यूरियोसिटी. तो व्हेन आई कम इनटू दिस ब्रांच ऑफ साइंस एस्ट्रोनॉमी, तो एस्ट्रोनॉमी में भी सिमिलर चीज हुई. पहले वो लोग ऊपर देखते थे स्काई में, उनको बस एक कुछ डॉट्स दिखते थे, बट देन उन्होंने कुछ पैटर्न्स ऑब्जर्व करे. फॉर एग्जांपल कि अच्छा अभी समर्स का टाइम है, मेरे को फॉर एग्जांपल भुट्टा लगाना है, ठीक है, या गेहूं लगाना है, वीट लगाना है, तो राइट टाइम होता है हर एक फसल का. तो दे स्टार्टेड ऑब्जर्विंग कि अच्छा यहाँ पे ये 3 ब्राइट स्टार्स हैं, उसको समर ट्रायंगल बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी की लैंग्वेज में. तो 3 ब्राइट स्टार का एक पैटर्न हमें हमेशा दिखता है जब हम फसल बोते हैं और उस टाइम पे फसल सही जाती है, तो मे बी हम उसको कैलेंडर की तरह यूज कर सकते हैं. तो ये पैटर्न ऑब्जर्व हुआ और उन्होंने फॉलो करना शुरू करा. उसके बाद से ही ऐसे सेट कि समर ट्रायंगल्स का नाम पड़ गया, बिकॉज हर समर पे जो हमारे एशियंट्स थे. सो दैट्स लाइक हाउ समर ट्रायंगल्स का नाम पड़ा, बिकॉज जब भी कोई समर की फसलें लगानी होती थी, हमारे एंशियंट जो थे इन 3 स्टार के पैटर्न को देखते थे, उन्हें पता चल जाता था क्योंकि समर्स आ गई हैं. सिमिलरली फॉर विंटर्स उनके लिए एक अलग पैटर्न था, इसको विंटर ट्रायंगल भी बोलते हैं. तो दे स्टार्टेड फाइंडिंग दी पैटर्न्स. तो धीरे धीरे भाई क्यूरियोसिटी थी कि अच्छा हमें ये चीज बार बार क्यों दिख रही है इस टाइम ऑफ द ईयर पे. तो दैट्स हाउ आवर एंशियंट स्टार्टेड लुकिंग अप.
तो वहां से पूरी जर्नी जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमने अभी रिसेंटली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करा है, रिसेंटली मार्स पे हमने एक इंजूनिटी हेलीकॉप्टर भी लॉन्च करा है। व्हाई इट इज हम्म इम्पोर्टेंट? बिकॉज मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके यहाँ पे इस पे इंजूनिटी पे आ जाता हूँ हम्म कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज हमने हेलीकॉप्टर अर्थ पे उड़ते हुए देखे हैं, हाँ बट एक ऐसा हेलीकॉप्टर उड़ाना किसी और प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में बहुत हम्म बड़ा टास्क है, बिकॉज उसके एटमॉस्फेयर अलग है, उसकी डेंसिटी अलग है, पूरा डिफरेंट प्लेनेट है। तो दैट फीट हैज बीन अचीव्ड रिसेंटली। एक इंजूनिटी नाम का हेलीकॉप्टर हमने मार्स के एटमॉस्फेयर में भी उड़ा दिया। सो इट ऑल स्टार्टेड कि स्टार्ट कहाँ से हुआ? क्यूरियोसिटी से। दैट्स अ प्री रिक्विजिट। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जस्ट ऊपर देखने से ही लोगों को इतनी सारी चीजें क्लियर होने लगी कि अच्छा हमें फसल सही टाइम पे लगानी है, फार्मिंग और एफिशिएंट हो गई, फार्मिंग एफिशिएंट हुई तो हमें खाना और मिला, हम्म खाना मिला तो फिर हमारी एज बढ़ी तो पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी तो हम पूरे अर्थ पे स्प्रेड हो गए, नाउ वी आर हियर। So अच्छा like even a small spark can start the entire reaction. right So it's yeah just that like हम्म astronomy is like अभी तो बहुत ही बड़ा हो गया है। हम्म It's not just restricted to stars. For example, अभी आप मोबाइल में जीपीएस वगैरह यूज करते हैं, तो हम्म जीपीएस के लिए इट्स नॉट लाइक कि कहीं से आ रहा है, ऊपर सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, वही आपस में कोऑर्डिनेट करके आपके प्रिसाइज लोकेशंस बता रहे हैं। तो एवरीथिंग इज लाइक आउट लाइक रिजल्ट ऑफ द क्यूरियोसिटी दैट हैपेंड कि स्पेस में क्या हो रहा है। फॉर yeah एग्जाम्पल आप बहुत सारे अभी देखते हैं आर्टिकल्स की एक एस्ट्रॉइड हमारे पास आने वाला है, अर्थ हाँ से मे भी कोलाइड करेगा, मे भी पास हो हम्म जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट राइट? अगर हम yeah इतना इवॉल्व कर गए हैं, हम इतना फ्लरिश कर रहे हैं अर्थ पे, बट हमारा फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं वो हमें साइंटिस्ट तो बता रहे हैं। बाई चांस हम्म कोई एस्ट्रॉइड, ओके आई डोंट से इट सो, बट फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एस्ट्रॉइड है जो अर्थ से भिड़ने वाला है फ्यूचर में, तो अगर हमें पहले से पता चल जाएगा तो वी कैन अवॉइड इट समहाउ राइट? yeah तो that's एक right मूवी भी है इसके ऊपर, आई विल रिकमेंड अवर ऑडियंस टू वॉच, डोंट लुक अप, लियोनार्डो डिकैप्रियो की मूवी है। तो अच्छा उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि दे गेट टू नो कि कॉमेट कोलाइड करने वाला है, फिर उससे बचाना कैसे अर्थ को। तो हम्म दैट इज हाउ हम इवॉल्व तो कर गए हैं, बट सर्वाइव कैसे करेंगे, थ्राइव कैसे करेंगे, वो साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी हमें हेल्प कर रहा है। तो हम्म दैट्स लाइक आई से ओवरऑल द इम्पोर्टेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन मॉडर्न लाइफ एज वेल। सुपर सो नवनीत हम एस्ट्रोनॉमी सब्जेक्ट के अंदर जाएंगे अब एंड विल बिगिन विद दिस ब्लैक होल ये ब्लैक होल क्या है ब्लैक होल, ओके, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यही आता है बिकॉज एंड बिलीव मी सबसे टफ टॉपिक भी यही है, बिकॉज हम्म दिस इज द रिजल्ट ऑफ अ नोबेल प्राइज विनिंग साइंस पेपर जो एल्बर्ट हम्म आइंस्टाइन ने लिखा था, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसका बाई प्रोडक्ट है ये। हम्म सो ठीक है, आई ट्राई टू एक्सप्लेन बिकॉज नोबेल प्राइज विनिंग पेपर है तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी टफ, बट इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, तो आई विल हैव अ डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने। तो फर्स्टली डेफिनेशन पे आता हूँ, उसके बाद मैं डेमोन्स्ट्रेशन पे आऊंगा। डेफिनेशन विच इज ब्लैक एंड होल, दो या वर्ड्स हैं इसमें। हम्म तो पहले वर्ड पे आता हूँ, पहले ब्लैक। व्हाई डू वी हम्म कॉल इट ब्लैक? बिकॉज एनीथिंग विच लुक्स ब्लैक टू यू, उसका मतलब क्या है कि पहली बात तो कलर क्यों आता है किसी चीज का। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बॉटल है, इसका ग्रीन कलर का कैप है, क्यों? बिकॉज इससे ग्रीन कलर की रेडिएशन आपके आई पे आ रहे हैं। या ठीक है, एंड इफ एनीथिंग इज ब्लैक दैट मीन्स उससे ब्लैक कलर के रेडिएशन आ रहे हैं, लेकिन ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ब्लैक कलर स्पेक्ट्रम में कहीं नहीं होता है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ब्लैक इसमें कहीं नहीं है। तो ऑब्वियसली वो हमने बना दिया आर्टिफिशियल कि ब्लैक कलर बनता है, बट एक्चुअल जो विजिबल लाइट है, स्पेक्ट्रा होता है, तो उसमें ब्लैक कलर नहीं होता है। तो जब हम हम्म स्पेस में देखते हैं कुछ ब्लैक दिखता है, तो उसका मतलब है वहां से कुछ रेडिएशन आ नहीं रहा है हमारी आइस पे। तो दैट या इज ब्लैक होल का फर्स्ट वर्ड, कि वहां से कोई रेडिएशन हमें पास नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों होता है उसका बस साइंस बता देता हूँ, देन आई कम टू होल, सेकंड वर्ड। तो कोई रेडिएशन हम पे क्यों नहीं आ रहा है? इट हैपेंस बिकॉज ब्लैक होल इज अ ऑब्जेक्ट जिसका ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। तो ग्रेविटी ज्यादा होने का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ओके, 6 ग्राम का एक ऑब्जेक्ट, 600 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट, दोनों का ग्रेविटी अलग होगा बिकॉज 600 किलोग्राम का मास ज्यादा है। हम्म ओके, बट अगर मैं ऐसा बोलूं 6 ग्राम का ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, 600 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट एक अर्थ के बराबर, तो फिर वहां पे डिफरेंट है, बिकॉज सेम डिस्टेंस पे आप दोनों को रखोगे तो मतलब डेंसिटी वाला एक फ्लक्स वाला एक साइंस होता है, जिसको हम मतलब थोड़ा क्लास 10th 11th में आप पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा, हार्ड साइंस होता है थोड़ा, इवन हार्डर आप अगर इंजीनियरिंग में जाओगे तो पता चलता है। तो डेंसिटी फ्लक्स एक फिनोमिना होता है जिससे पता चलता है कि उसका साइज और मास दोनों पे डिपेंड करता है कितनी तेजी से कोई चीज को अपनी तरफ खींचेगा। तो वहां से आता है ऑब्जेक्ट कि आप ठीक है 6 ग्राम और 600 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को अगर आप सेम साइज का कर दो, अच्छा तो डेंसिटी 600 किलोग्राम की बहुत ज्यादा हो जाएगी। हाँ राइट, अगर आप 20 से एक लाइन खींचोगे, एक 20 से ऐसे पार्टिकल आ रहा है, तो 600 ग्राम है, सॉरी 6 ग्राम है और 600 किलोग्राम है, तो ये 600 किलोग्राम की तरफ जाएगा बिकॉज इसका इंटेंसिटी अट्रैक्शन का बहुत ज्यादा। हम्म सिमिलर हैपेंस टू ब्लैक होल, कि वो इतना कंप्रेस हो जाता है आपस में
कि वो हर चीज अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद। मतलब लिमिट होती है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जिसे हम इवेंट होराइजन बोलते हैं। तो इवेंट होराइजन इज अ डिस्टेंस जिसके अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए तो उससे बाहर निकलना मुश्किल ही, मतलब क्या बोले वो, मुश्किल ही नहीं, वो क्या बोलते हैं, दैट्स नामुमकिन है। सो दैट हैपेंस बियॉन्ड इवेंट होराइजन। एंड नॉट जस्ट विद द मास पार्टिकल्स। मास पार्टिकल मतलब जैसे ये बॉटल मेरी पहुंच गई तो बॉटल तो जाएगी, बट अगर कोई मैं लेजर भी करता हूँ, लेजर उसकी तरफ प्रोजेक्ट करता हूँ ब्लैक होल की तरफ, फोटोन होते हैं, लाइट के पार्टिकल्स फोटॉन्स बोलते हैं, अगर वो फोटोन भी इस इवेंट होराइजन को पार कर गया तो वो भी कभी रिफ्लेक्ट होकर बाहर नहीं आ पाएगा। अच्छा। तो दैट हैपेंस विद लाइट, कि ब्लैक होल इतना इंटेंस है कि नॉट इवन लाइट कैन एस्केप द इवेंट होराइजन ऑफ ब्लैक होल। तो लाइट कभी वहां से आई नहीं, दैट वाई इट अपीयर्स ब्लैक टू अस। दैट्स लाइक फर्स्ट वर्ड। सेकेंड वर्ड के लिए एक बहुत अच्छा डिमॉन्स्ट्रेशन है मेरे पास। सो इसके लिए आप इमेजिन करो एक ट्रैम्पोलिन होता है। अच्छा। ट्रैम्पोलिन, राइट, नो राइट, एक स्ट्रेचेबल थिंग होती है जिसके ऊपर लोग जंप करते हैं, राइट? यस यस। तो आप इमेजिन करो एक ट्रैम्पोलिन है, ट्रैम्पोलिन के बीच में मैंने एक बाउलिंग बॉल डाल दिया, जो बाउलिंग करते हैं जिससे, एक हैवी सा बॉल, वो डाल दिया, तो उससे एक डिप्रेशन बन जाएगा ट्रैम्पोलिन पे, राइट? तो दैट इज लाइक कर्वेचर ऑफ स्पेस। आप अगर स्पेस मान लो उसको, तो एनीथिंग विच इज हैवी इन स्पेस वो अपने अराउंड पूरे स्पेस को कर्व करता है। दैट हैपेंस। सो एक सिंपल डिमॉन्स्ट्रेशन है मेरे पास, ये पेपर है पीस का, ठीक है? सो मान लीजिए इसके सेंटर पे मैंने कुछ ऐसा डाल दिया विच इज वेरी हैवी। तो हैवी के लिए चलो ठीक है, मेरे पास एक पेन है, ठीक है? तो अगर मैं पेन इसको बीच के लिए गिर गया, नो इश्यूज। तो पेन अगर मैं बीच में डालूंगा तो ये थोड़ा सा ऐसा कर्व हो जाएगा, दिस कर्वेचर हैपेंस, ठीक है? तो दिस बेसिक साइंस जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी था। नाउ कम्स माय सेकंड क्वेश्चन विच इज कि अगर आप इसी स्पेस में ये दो पॉइंट्स बनाते हो, पता नहीं देख पाते कि नहीं, बट यहाँ पे मैंने ए लिखा है, नहीं मैं देख रहा हूँ मैं, करेक्ट? सो ये दो पॉइंट्स हैं। सो इन स्पेस जहाँ पे कोई मास नहीं है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बोथ ऑफ देम के बीच में, दोनों के बीच में एक शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? स्ट्रेट। करेक्ट, एक स्ट्रेट लाइन, विच लेट मी ड्रॉ दैट इज द नॉर्मल स्पेस। करेक्ट। I think if you can see the yes, line, it is visible. So दिख रहा है। that is a normal flat space जहाँ पे कोई बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं है। Now assume कि मैं सेंटर पे एक ब्लैक होल रख दूं लाके, एक बड़ा सा ब्लैक होल, ठीक है? और rather let me say मैं एक बी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, मैंने बी पे एक ब्लैक होल डाल दिया, ओके? सो नाउ व्हाट आई सेड कि ये पूरा कर्व कर देता है स्पेस को, ओके? तो ये कर्वेचर, एक और चीज है इसमें कि कर्व कितना होगा ये डिटरमाइन होगा ब्लैक होल की ग्रेविटी कितनी है। अच्छा। और सुपर मासिव ब्लैक होल्स होते हैं कुछ जिनका मास बहुत ज्यादा होता है, तो वो कर्व इतना कर देते हैं यूनिवर्स को कि वो अपने इस शीट में, इस यूनिवर्स में एक होल पंचर कर सकते हैं। अच्छा। तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस कि आप ए टू बी जाने का एक स्ट्रेट लाइन नहीं, आप एक ऐसे, आप अगर स्पेस को फोल्ड कर दोगे आप ऐसे जा सकते हो। rather let me picture that, ये है आपका बी, और अगर आप उसके थ्रू स्पेस को इतना फोल्ड कर दोगे कि आप ए को जाना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली पंक्चर अ स्पेस थ्रू ए एंड बी पे चले जाइए। दैट इज व्हाट अ ब्लैक होल डज थ्योरेटिकली, कि जिसे हम बोलते हैं कि एक स्पेस से दूसरे स्पेस में जाने का, एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने का एक शॉर्टेस्ट पाथ बना देता है ब्लैक होल बाय पंक्चरिंग अ होल इनटू इट। दैट्स व्हाई वो होल वर्ड वहां से आता है। तो ब्लैक एंड होल, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट दैट इज लाइक इजीएस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन ब्लैक होल का व्हिच आई कैन गिव। नहीं, द शॉर्टेस्ट पाथ इज अ पंक्चर इन द स्पेस। नाइस नाइस, बहुत अच्छी तरह से समझाए आप। और नवनीत, आप खगोल विज्ञान बच्चों को पढ़ाते हैं ना, स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल किड्स एंड ऑल्सो। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए बिग बैंग थ्योरी है ना, ए बिग बैंग थ्योरी को आप थर्ड ग्रेडर को कैसे समझाते हैं आप? बिग बैंग थ्योरी का लाइक पहले तो मैं यही करता हूँ, मैं सबसे पूछता हूँ कि बिग बैंग थ्योरी एक्चुअल में है क्या अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग। तो मोस्ट ऑफ लोगों की जो आंसर होते हैं वो पहले बता देता हूँ, देन उसको मैं रिफाइन करूंगा। तो मोस्ट ऑफ लोग ये बोलते हैं कि बिग बैंग थ्योरी एक एक्सपेंशन हुआ, ब्लास्ट हुआ, जहाँ से पूरा यूनिवर्स आया। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब मैं इसके ऊपर कैसे हम इस थ्योरी पे पहुंचे उसके ऊपर आने वाला हूँ, बिकॉज मैंने जैसे बोला कि हर एक चीज के पीछे वी नीड टू बी क्यूरियस, तभी आप साइंस को पढ़ोगे, तभी आपको भी अच्छा लगेगा। तो लेट्स गो टू द क्यूरियस वे। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था एडविन हबल। अच्छा। तो हबल के पास बहुत पावरफुल टेलीस्कोप उस टाइम पे था उनके पास। तो उन्होंने क्या करा, एक ऑब्जर्वेशन करा
बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स देखा जो बहुत फेंट होते हैं, बहुत छोटे छोटे दिखेंगे, मे बी आपको दिखे भी ना एक नॉर्मल टेलीस्कोप से, यू नीड वेरी पावरफुल टेलीस्कोप। तो उन्होंने उससे बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखे, तो उन्हें सारे जो ऑब्जेक्ट हैं बहुत दूर दूर वाले वो सब रेड कलर के दिखे। तो बस उस ऑब्जर्वेशन को देख के उन्होंने ये बोला कि बिग बैंग थ्योरी हुआ, हम्म। एक्सपेंशन हुआ। वो कैसे अच्छा। बोला, अब मैं वो समझाता हूँ आपको। तो इसके लिए आपको एक साइंस में एक इफेक्ट होता है जो क्लास 11th में पढ़ते हैं बच्चे, डॉपलर इफेक्ट। तो हम्म। उसमें होता ऐसा है कि डॉपलर इफेक्ट जनरली साउंड वेव्स के लिए पढ़ाया जाता है, तो वो एग्जांपल पहले बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप खड़े हैं यहाँ पे और हम्म। आपके अक्रॉस एक एम्बुलेंस पास होता है जिसमें अच्छा। सायरन बज रहा है, ठीक है। तो हम्म। आपने खुद भी ऑब्जर्व करा होगा कि आप खड़े रहते हो, एम्बुलेंस जब आपकी तरफ आ रही है तो उसका आवाज थोड़ा अलग होता है, जब आपको हम्म। पास करके निकल जाती है थोड़ा आवाज अलग हो जाता है। या। तो साउंड उसका चेंज होता हुआ आपको सुनाई देता है, जबकि आप खड़े हो, एम्बुलेंस का सायरन भी सेम आवाज दे रहा है, बट ऐसा चेंज होता हुआ सुनाई क्यों पड़ता है? बिकॉज वो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। हम्म। तो इस मूव करने से क्या होता है, साउंड वेव कभी ड्रॉ करोगे ना तो एक ऐसा साइन वेव बन के आता है। तो मूव करने से कभी वो स्ट्रेच होगा, कभी कंप्रेस होगा, कंप्रेसर। और ये इसके कंप्रेस और स्ट्रेच होने से ही उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। और फ्रीक्वेंसी से ही साउंड कैसा सुनाई देगा वो आपको सुनाई पड़ता है। लाइक बोलते हैं ना हाई पिच लो पिच साउंड, सबकी हम्म। फ्रीक्वेंसी अलग होती है साउंड वेव्स की। तो इट्स ऑल अबाउट द वेवलेंथ। ओके। तो सिमिलरली लाइट वेव पे भी ये फंडा पड़ता है। हम्म। अगर उसकी वेवलेंथ आप स्ट्रेच करोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसकी वेवलेंथ आप कंप्रेस कर दोगे उसका कलर दूसरा हो जाएगा। तो दैट्स व्हाट हैपेंस कि आप यहाँ खड़े हो, कोई लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट है। एम्बुलेंस वाले केस में साउंड एमिटिंग ऑब्जेक्ट था, इस केस में लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट हो जाता है, विच कैन बी अ स्टार और अ गैलेक्सी और अ नेबुला और प्लेनेट एनीथिंग। तो लेट्स से अ स्टार इज अ लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट, ये आपसे दूर जा रहा है, अच्छा। ओके। तो इसकी वेवलेंथ स्ट्रेच हो जाएगी। अगर हम्म। आपके पास आ रहा है तो वेवलेंथ कंप्रेस हो जाएगी। और जैसे साइंस में बेसिक पढ़ते हैं कि ज्यादा वेवलेंथ वाली चीजों का रेड कलर होता है, इन ब्लू का सब ब्लू की साइड इंडिको वायलेट, इन सब की वेवलेंथ कम होती है। तो दैट्स द कॉन्सेप्ट कि अ, अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है तो रेड दिखेगा। तो सेम ऑब्जर्वेशन हबल ने करी कि जो जितना दूर के ऑब्जेक्ट उन्होंने देखे उन्हें सब रेड दिखाई दे रहे थे। तो उससे डायरेक्ट कंक्लूजन क्या आया कि एवरीथिंग इज गोइंग अवे फ्रॉम अस। एंड सेकेंड टू दैट उन्होंने देखा कि जितना दूर का ऑब्जेक्ट वो देख रहे थे उतना ज्यादा वो रेड दिख रहा था। दैट मीन्स जो हमसे दूर तो जा ही रहा है बट हम्म। एक्सेलरेशन के साथ दूर जा रहा है, अच्छा। राइट। एंड यहाँ पे मैं पॉज लूंगा अपने एक्सप्लेनेशन, बिकॉज ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि हम्म। आपने जैसे मैंने बोला एवरीथिंग इज गोइंग अवे फ्रॉम अस। राइट। जैसे मैं इतना लकी हूं कि मैं अभी रात में इतने स्टार्स देख पाता हूँ, तो हम्म। मे बी अगर मैं 1 मिलियन साल बाद आऊं अर्थ पे तो मुझे मे बी ये हम्म। स्टार्स भी ना दिखें, राइट। सो मे बी आई एम इन अ वेरी लकी जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट और मे बी नॉर्मल एस्ट्रोनॉमर्स जो मैं ये सब ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। सो वी आर वेरी लकी कि हम ये ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हैं एंड हम ये सब सिखा पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। मे बी हम्म। 1 मिलियन साल बाद हमें ये दिखेगा भी नहीं, हम पढ़ भी नहीं सकते। So that's coming back to my explanation. कि everything is going away from us. या। It's at accelerating pace. So that's the like definition कि ठीक है everything is on the redder side of the spectrum. But हम्म। उसके साथ साथ उन्होंने बोला ठीक है expand तो कर रहा है, but अगर हम इसमें टाइम में पीछे जाएं तो कहीं से तो expand हो रहा होगा, कोई एक ऑब्जेक्ट रहा होगा, कोई एक पॉइंट रहा होगा। तो उन्होंने वही सिमुलेशन करे कि एवरीथिंग दैट इज एक्सपैंडिंग कंप्रेस होकर एक सिंगल पॉइंट पे आ जाता है अच्छा। जहां से सब कुछ एक्सपैंड हुआ। एंड दिस इज बेस्ड ऑन प्योरली ऑब्जर्वेशन व्हिच इज बैक्ड बाय ऑब्जर्वेशन। तो उन्होंने वहीं से एक थ्योरी निकाली कि ओके दिस इज द पॉइंट जिसे हम बोलते हैं कि नथिंगनेस, बोलते हैं ना कहाँ से आया सब कुछ, दैट अच्छा। एवरीथिंग केम फ्रॉम नथिंग, दैट्स अ वेरी पॉपुलर फ्रेज इन साइंस। तो दैट नथिंगनेस इज व्हाट, जहां से बिग बैंग ओरिजिन हुआ एंड एक्सपैंडेड, इट ब्लास्टेड, आप जो भी बोलो। ब्लास्ट वैसे राइट टर्म नहीं है क्योंकि ब्लास्ट के साथ हमें एक बूम सा साउंड सुनाई देता है, लेकिन साउंड आपको तभी सुनाई देगा जब आपके पास एटमॉस्फेयर हो, वैक्यूम में साउंड सुनाई नहीं देता है। तो दैट्स वाई साइंस में बोलते हैं कि इट एक्सपैंडेड एक्सपैंड। वेरी रैपिडली। एक ब्लास्ट नहीं है, वो एक एक्सपेंशन है, रैपिड एक्सपेंशन है, एंड दैट एक्सपेंडेड इनटू अवर करंट यूनिवर्स एंड इट इज स्टिल अभी भी एक्सपेंड कर रहा है। एंड हु हम्म। नोस 1 मिलियन साल बाद हमें अपने आसपास के स्टार दिखेंगे नहीं बिकॉज सब इतना दूर जा चुका होगा। हम्म। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और नवनीत, हम अब बात करेंगे सौर और चंद्र ग्रहण के बारे में। आप कुछ ओह नॉलेज इक्लिप्सेस, शेयर करते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, एक्लिप्सेस एक्लिप्सेस। सो यस। लाइक आपने कभी एक्लिप्स देखा है अपने लाइफ टाइम में? लाइक नॉट ऑन न्यूज चैनल्स, नॉट ऑन इंटरनेट, नेकेड आई और टेलीस्कोप। नेक्ड आई नो। टेलीस्कोप भी नहीं देखा मैंने, मगर मैं तो सुना हूँ। और इसके पहले मैं जब बचपन में था, मैं वो न्यूज़ में देखा कि अगर एक्सरे फिल्म
हम सन के पास है तो वो Correct, देखे correct. तो उसमें से दिखता है बोलते, बट आई नेवर ट्राइड What टू do बी your ऑनेस्ट। parents say? आपके पेरेंट्स या आपके एल्डर्स ने कभी मना करा कि एक्लिप्स नहीं देखना चाहिए ऐसा कुछ? हाँ वो तो है, कैसा भी, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ सुपरस्टिशंस है, हम्म, सो मना करने को बोला। और मुझे एक चीज याद है बहुत, मैं जब थर्ड क्लास में या फोर्थ क्लास में था, वो टाइम पे बहुत बड़ा एक्लिप्स आया एंड पीपल हम्म, सेड इट विल बिकम डार्क द होल डे, यू विल नॉट सी द लाइट एट ऑल। मैं तो बहुत हम्म, घबराया था, लाइक आई वाज सो स्केर्ड एंड आई फेल्ट ओ माय गॉड व्हाट्स गोइंग टू हैपन, बट आई थिंक वो इफेक्ट खाली 5-10 मिनट था एंड द correct. एंटायर थिंग डिडंट गो डार्क एट ऑल। सो दैट इज वन हम्म, ऑफ द childhood memories which I have. ग्रेट ग्रेट। सो लेट मी एक्सप्लेन दैट वी आर सिमुलेशन हम्म, सॉफ्टवेयर। बहुत सारे लोग अच्छा। होंगे जिन्होंने मे बी एक्लिप्स नहीं देखा होगा। हम्म, तो आई हम्म, हैव अ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर हम्म, जिसका लिंक आप में भी सबको शेयर कर सकते हैं। फ्री अच्छा, एस्ट्रोनॉमी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर अच्छा, स्टेलेरियम है। स्टेलेरियम। STELL या हम्म, LARIUM। तो आप मैं उसी पे सिमुलेट करके दिखाने वाला हूँ कि एक्लिप्सेस दिखते कैसे हैं। ठीक है। या सो अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स लाइक कि आपने जैसे बोला कि पूरी तरह डार्क नहीं हुआ, हम्म, तो वो भी उसमें एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन श्योर। एंड देन मे बी वहां से आई विल और ऑडियंस जो सिमुलेट। भी ये एपिसोड सुन रहे हैं, आई थिंक इट इज बेटर यू स्विच टू यूट्यूब, क्योंकि नवनीत हैज स्टार्टेड शेयरिंग हिज स्क्रीन। मैं तो बताने को ट्राई करता हूँ जो भी उस स्क्रीन पे हो रहा हूँ, आई थिंक यू कैन लिसन टू इट, बट फॉर ए बेटर एक्सपीरियंस आप यूट्यूब में भी स्विच करो, देन यू विल फाइंड दैट स्टेलेरियम सॉफ्टवेयर। एंड स्टेलेरियम सॉफ्टवेयर का लिंक हमारा शो नोट्स या एपिसोड डिस्क्रिप्शन में रहता है, यू कैन जस्ट गो ahead and download. At least you explore, or if you have some young kids around, pass it to them. ठीक है, मैं आपका ग्रेट। स्क्रीन देख रहा हूँ। यस, सो राइट नाउ आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? ऑब्वियसली उसका नाम लिखा हुआ है सन, राइट? सन, या, या एंड देयर इज अ सो डॉट अभी मैं आल्सो। आपको हम्म, फर्स्टली मैं आपको सोलर एक्लिप्स दिखाने वाला हूँ। हम्म, एंड उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट भी समझ में आएंगे आपको कि जैसे आपने बोला कि एंटायरली डार्क क्यों नहीं हुआ था उस टाइम पे। अच्छा। सो ठीक है, दिस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर जैसे मैंने बोला आप इसमें टाइम को आगे पीछे कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा अच्छा। टाइम को आगे करता हूँ इसमें। हम्म, सेकेंड, इसका और भी ठीक कर देता हूँ मैं। वाओ, ऑर्बिट, ऑर्बिट भी सेट कर सकते हैं क्या हम? हाँ बहुत सारे मतलब इसमें ऑप्शंस आप दिख रहा है इसमें। टेलीस्कोप वाला ये इसका टाइम आगे निकल गया थोड़ा, विच इज 8 अप्रैल आई वांट। हम्म, लेट मी सेट इट। आप देख रहे हो इतनी स्पीड में कभी हाँ। नहीं होगा, ऐसा हो गया तो हमारा यूनिवर्स गया। तो ठीक है, द एग्जैक्ट डेट आई वांट इज 2024 अप्रैल हम्म, 8th। सो अप्रैल ये 8। फ्यूचर की है, फ्यूचर में हमें ऐसा इक्लिप्स दिखने वाला है। अच्छा। एंड एक्लिप्स के लिए आपने भी ये देखा होगा कि लाइक इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सारे क्लिप्स हमेशा दिख जाएंगे, क्योंकि हम्म, एक्लिप्स के लिए आपको सही टाइम और सही जगह पे होना भी जरूरी है। अच्छा। तो फर्स्ट इज सही टाइम। तो सही टाइम मैंने हम्म, अभी ये डाला हुआ है 2024 का 8 अप्रैल। एंड ओके, लोकेशन वाइज मैंने नियाग्रा फॉल्स कनाडा का ऑलरेडी डाल दिया है। अच्छा। तो अब इसमें देखते हैं कि ये है हमारा सन और मून किधर है। मून इसके बगल में ही है, ग्रेट। तो अभी थोड़ी देर में क्लिप्स दिखेगा। हम्म, हम्म, परफेक्ट, मैं जूम कर देता हूँ। हम्म, देन आई एक्सप्लेन सम कॉन्सेप्ट्स कि इसमें चीजें जो लगती हैं हमें वैसी एक्चुअल में होती क्यों नहीं। ओके, हम्म, सो अब मैं थोड़ा सा इसको आगे करता हूँ। टोटल सोलर एक्लिप्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। टोटल ओह सोलर वाओ। एक्लिप्स मतलब कि सन टोटली कवर हो जाएगा मून से। हम्म, लेट मी जूम इट इन अ बिट मोर। नाउ आप देखोगे, बस मैं पॉज करूंगा राइट टाइम पे, करेक्ट। या वाओ। सो दिस इज टोटल सोलर एक्लिप्स। यू कैन हम्म, नॉट सी सन एट ऑल। या, लेकिन अगर आप अर्थ पे खड़े हो, आप कनाडा में हो इस समय जो मैंने सिमुलेट करा हुआ है, हम्म, कनाडा में कंप्लीटली डार्क नहीं जाएगा। इट अच्छा, विल बी समथिंग लाइक सनसेट के हाफ एन आवर पहले जैसी लाइट रहती है थोड़ी सी। अच्छा, अच्छा, सॉरी, सनराइज के पहले एंड सनसेट के बाद। सो हम्म, वो लाइट कहाँ से आ रही है वो आप देख सकते हो, साइड में जो थोड़ी सी लाइट दिख रही है आपको, अच्छा, दिस इज कोरोनल इजेक्शंस। हम्म, जो सन के आउटर लेयर होता है उसे हम कोरोना बोलते हैं, वहां से भी हमेशा रेडिएशन निकलते रहते हैं। तो उससे जो है थोड़ी थोड़ी लाइट हमेशा रहती है। तो हम्म, दैट्स वाई टोटल सोलर एक्लिप्स भी कभी डार्क कंप्लीटली नहीं होगा। अच्छा, करेक्ट। या, सो दिस इज वन काइंड ऑफ सोलर एक्लिप्स, वेरी फैसिनेटिंग, बट ये बहुत रेयर है। एंड हम्म, इससे भी ज्यादा रेयर और मेरा पर्सनल फेवरेट सोलर एक्लिप्स आपको बस दिखा देता हूँ, विच इज, इसका नाम मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, एंड वो ठीक है। नाम आप खुद समझ जाएंगे क्यों है। सो लेट मी चेंज द डेट टू 2020, नो 2019। 2019 का 26 दिसंबर। 26 दिसंबर। यस, ओके, लेट मी होल्ड दिस। आई थिंक ये कोरोना टाइम पे हुआ है ना? करेक्ट करेक्ट। सो लाइक दिस हैपेंड, आपको अगर लोकेशन जाननी है तो ये इंडिया में ही हुआ। इनफैक्ट दिस इज वेरी हम्म,
one people from Coimbatore, if you would have Oh. seen this. Hmm. So I come from North India, so that Hmm. point of time मैं नहीं था, I felt very bad, Oh. but मेरे पास ये सॉफ्टवेयर था and I had news channels, so थोड़ा सा मुझे दिख गया था. But people in Coimbatore saw this very moon. So while this is loading, आप कहाँ पे भी अच्छा जगह पे जाके आप देखते हैं क्या रियल टाइम पे कभी मौका Yes, मिले yes, तो? yes. या लाइक मेरा पर्सनल एक रिकमेंडेशन रहेगा पीपल जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं. उत्तराखंड में नैनीताल में स्पेशली एक एरिस ऑब्जर्वेटरी है. अच्छा, ओके. सो नैनीताल, वाई नैनीताल? बिकॉज वो सिटीज के बहुत ऊपर हिल साइड में बना हुआ है. नैनीताल ऑब्वियसली इज हाई सिटी. वहां पे भी जो ऑब्जर्वेटरी बनाया हिल टॉप बनाया, तो दैट्स अच्छा. वाई हम बोलते हैं कि आप शहर के अंदर से आप इतनी अच्छी एस्ट्रोनॉमी नहीं कर सकते हो. मे बी यू नीड टू गो टू विलेज साइड. कोई भी अगर आपने विलेज गया होगा तो दे वुड हैव सीन इतना क्लियर स्काई दिखता है, बिकॉज सिटी की लाइट्स नहीं है, पोल्यूशन नहीं है. सिमिलर हैपेंस ऑन द हिल साइड. ना लाइट्स होती हैं आसपास की, ना पोल्यूशन होता है. So that's why you can go to some of the observatories. I prefer going to Nainital का Aries observatory. There are many observatories. पुणे में भी एक है observatory. Bangalore वाले तो I live in Bangalore right now. तो Bangalore में तो go to outskirts of city. तो yeah, वहाँ से आप observations कर सकते हैं. Meanwhile, I think I missed the eclipse. थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा. Okay, कभी भी मून इसके पास आ सकता है and आने वाला है. Okay, right. Oh wow. Let me zoom in. सो ये एक्लिप्स मैंने जैसे पहला दिखाया, दैट वाज टोटल सोलर एक्लिप्स. सन पूरी तरह गायब. दिस विल बी अ बिट डिफरेंट एक्लिप्स एंड देन आई विल टेल द नेम ऑफ दिस एक्लिप्स. मतलब रियल टाइम में इतना फास्ट नहीं होता है. Wow. थोड़ा सा अंदर आना चाहिए इसको. परफेक्ट. ओके, सो मैंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया है एंड यहाँ पे मैं आ सकता हूँ. वन सेकेंड, लेट मी क्लोज. क्या? सो इफ यू कैन सी माय स्क्रीन, ये टोटली डिफरेंट तरह का एक्लिप्स है एंड इसका नाम भी बड़ा स्पेशल रखा है, विच इज माय फेवरेट. इसको हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर. रिंग ऑफ फायर. क्लियरली एविडेंट. ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें एक रिंग दिख रही है हमें. इसमें ऑब्वियसली सन का कुछ पार्ट दिख रहा है, तो इसमें पूरी तरह डार्क नहीं होगा, थोड़ा सा डार्क होने लगता है, बट स्टिल यू विल सी दिस ब्रिलियंट थिंग. मैंने ये वाला पर्सनली, जैसे आपने बोला कि एक्सरे शीट के थ्रू देखा हुआ है. सो दिस हैपेंड आई थिंक अराउंड 2000 के अराउंड भी हुआ था ऐसा. फ्रॉम माय होम टाउन कानपुर आई कुड सी. सो या, वेरी, आई विल से वेरी सेफ टू वॉच व्यू दिस सोलर एक्लिप्सेस. मिथ्स होते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं, एल्डर्स बोलते हैं, बट ठीक है, इट्स देयर अंडरस्टैंडिंग. बट अगर आपके पास प्रॉपर ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं, एक्सरे शीट्स आर ऑल्सो ओके, सो आप उसके थ्रू देख सकते हैं, बिकॉज दे आर वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी. क्योंकि यू नीड टू बी इन राइट प्लेस एट द राइट टाइम, तभी आप देख सकते हो. अदरवाइज यू वुड हैव टू वेट फॉर 20 years और सो, जो मेरे केस में हुआ. सो या, दिस इज रिंग ऑफ फायर. लास्टली बस लूनर एक्लिप्स ही आपको दिखा देता हूँ, बिकॉज दैट वाज सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. उसके लिए आई सेलेक्ट अ वेरी स्पेशल डेट. इसके मैं बताऊंगा कि ऐसा स्पेशल उसमें है क्या एक्चुअली. या, आई नीड टू गो टू 2018 January, last day of January, in fact, 31 of January. And location which I'm choosing, I think it should be visible from anywhere. Yeah, it will be visible. So for this, I'll go to moon. तो इस सॉफ्टवेयर का ये खासियत है कि आप कोई भी प्लेनेट, कोई भी मून, कोई भी स्टार पे आप जाके देख सकते हो. आप उसके सरफेस पे जाके देख सकते हो कि अर्थ कैसा दिखेगा. बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं इस सॉफ्टवेयर में. सो राइट नाउ मैं मून को देख रहा हूँ 31 जनवरी 2018 को. करेक्ट. तो इस दिन एक स्पेशल काइंड का लूनर एक्लिप्स हुआ था. सो लेट्स जस्ट हैव अ लुक कि इसमें स्पेशल था क्या. अच्छा, आई नीड टू गो टू, निकल गया. ओके, अभी आ जाएगा. सो इसका ऑर्बिट आप इग्नोर करना. अभी मैं इसको थोड़ा सा सही कर रहा हूँ. थोड़ा सा ऑसिलेटिंग ऑर्बिट है. करेक्ट. इफ यू कैन सी, पहले ग्रेइश था, अभी मैं इसके सरफेस पे थोड़ा जूम कर रहा हूँ. तो अभी आपको रेड कलर का थोड़ा दिख रहा होगा. राइट. तो मैंने तो ये, आई वाज वेरी लकी कि लूनर एक्लिप्स मैंने ऐसे नेकेड आई से देखा है. पूरा रेड कलर का मून हो जाता है. एंड अगर ये है टोटल लूनर एक्लिप्स, यानी पूरा मून एक्लिप्स में है, पूरा मून रेड कलर का बन जाता है. ठीक है, दिस इज नॉर्मल एक्लिप्स. अब इसके साथ ना बहुत स्पेशल क्यों बोला मैंने, स्पेशल क्यों है ये डेट? बिकॉज दिस वाज नॉट जस्ट एन एक्लिप्स, दिस वाज अ सुपर ब्लड ब्लू मून एक्लिप्स. इसमें बहुत सारे टर्म्स है. लेट मी एक्सप्लेन ऑल ऑफ देम. फर्स्टली इज ब्लड मून. ब्लड वाई इजी, रेड कलर का एक्लिप्स हो जाता है, इसलिए दैट मीन्स एक्लिप्स हो रहा है उस दिन, इसलिए वो ब्लड वाला टर्म आता है. ब्लू मून क्यों बोलते हैं?
ब्लू मून तब बोलते हैं जब किसी एक मंथ में ये सेकेंड फुल मून हो। बिकॉज अगर आपको पता हो तो मून का टोटल जो साइकिल होता है दैट इज 28 days। तो हम्म इन अ मंथ इट इज पॉसिबल टू हैव टू फुल मून्स। तो अगर ये सेकंड फुल मून है तो दिस विल बी अ ब्लू मून। तो ब्लड ब्लू मून हो गया, ब्लू मून हो गया। अब बचा सुपर मून। हम्म सुपर मून के लिए दो कंडीशन लगती है। हम्म पहला कि वो होना चाहिए एक फुल मून, इस केस में हम्म है, में पूरा मून दिख रहा है अर्थ से। दूसरा, इट हैज टू बी एट इट्स क्लोजेस्ट टू अर्थ। ओके क्योंकि मून का ऑर्बिट जो है ना वो इलेप्टिकल है। हम्म तो कभी ये बहुत दूर होगा, कभी पास होगा। तो अगर ये पास है, यहाँ फुल मून है, इस पे एक्लिप्स हो गया और ये सेकंड फुल मून है, हम्म ये सब चीजें एक साथ हुई थी इस डेट को। दैट्स हम्म व्हाई इट्स अ सुपर ब्लड ब्लू मून। ओह वाओ सो इट इज देयर। इससे रिलेटेड आपको एक फन चीज भी दिखा देता हूँ, लाइक टू ऑल अवर लिसनर्स हम्म एंड व्यूअर्स एज वेल। या तो मैंने एक जगह पॉज करा है विच इज वेरी स्पेशल। कि हम्म आपको एक जो पार्शियल दिख रहा है कि एक्लिप्स हट रहा है इस टाइम पे, सही और एक लाइन बनती हुई दिख रही है। ये लाइन है हम्म क्या एक्चुअली में? इसका ओरिएंटेशन पहले बता देता हूँ कि ये लाइन बनती क्यों है। हम्म तो लूनर एक्लिप्स इन बेसिक साइंस, सोलर एक्लिप्स तो हमें सबको समझ में आता है कि सन है, अर्थ है, बीच में मून आ गया। लूनर एक्लिप्स थोड़ा टफ होता है विजुलाइज करना, तो वो बता देता हूँ। ये सन है, बीच में अर्थ होता है, और अपोजिट साइड मून होता है। हम्म तो मून पे लाइट जो पड़ रही है वो अर्थ का रिफ्लेक्शन पड़ती है। जब बीच में अर्थ आ जाता है तो अर्थ का अच्छा रिफ्लेक्शन पड़ता है। तो ये रिफ्लेक्शन रेड कलर का दिखता है, ये अर्थ का रिफ्लेक्शन दिख रहा है हमें। और अर्थ के रिफ्लेक्शन की बात करें तो ये जो लाइन दिख रही है दिस इज अर्थ का सरफेस, हम्म राइट। या और आप अगर नोटिस करो ये अर्थ का सरफेस जो है ना, ये फ्लैट नहीं है, ये राउंड है। राउंड है विच इज क्लियर प्रूफ कि अर्थ इज नॉट फ्लैट, अर्थ इज स्फेरिकल। सो टू ऑल द फ्लैट अर्थर्स, प्रूफ इज इन फ्रंट ऑफ यू, आप कभी भी लूनर एक्लिप्स में देख सकते हो। तो या या इन अ नटशेल दिस इज आवर सोलर एंड लूनर एक्लिप्स। या मुझे और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर यस। अर्थ इज स्फेरिकल राइट एंड इट revolves around the sun, but why we don't feel that, okay, as if we are revolving? How come we are stand still? सो अगर आप किसी ट्रेन के अंदर बैठे हैं hmm तो आपको क्यों नहीं फील होता कि ट्रेन चल रही है? अपार्ट फ्रॉम इंजन, बहुत स्मूथ ट्रेन है, लेट्स से आप लैम्बोर्गिनी में बैठे हैं, लैम्बोर्गिनी hmm इज सो स्मूथ, उसके अंदर पता ही नहीं चलता है। तो वही है कि आप अगर एक किसी फ्रेम में ऑलरेडी हो, hmm तो आप उस फ्रेम को, अगर उस आप हर चीज को उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में मेजर करोगे, अच्छा राइट। अगर आप एक लिफ्ट के अंदर हो तो लिफ्ट hmm नीचे जा रही है, आपको नहीं पता चलेगा जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे। और hmm जब तक आपकी लिफ्ट में नहीं बताएगा ग्राउंड फ्लोर आ गया। सो दैट इज द थिंग, आपको मेजर करने के लिए उस फ्रेम के बाहर आना पड़ेगा। तो hmm आपको जैसे एस्ट्रोनॉट्स हैं हमारे करा, वो hmm फर्स्ट टाइम स्पेस पे जब गए ना, hmm तो उन्होंने पूरे अर्थ को देखा बाहर से। hmm एंड दैट वाज, लेट मी से, दैट वाज वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर नील आर्मस्ट्रांग आल्सो। yeah कि yeah hmm व्हाइल बीइंग ऑन अर्थ ही वाज एन अमेरिकन, hmm जब वो बाहर गए ही कुड नॉट फाइंड अमेरिका। उनके लिए दैट वाज एंटायर ग्लोब वाज हिज होम। पूरी पृथ्वी एक है, सारे कंट्रीज एक हैं। तो वो hmm एक इतना बड़ा रियलाइजेशन था, एक इमोशनल मोमेंट था कि जो भी है हमारे पास, ये ग्लोब है, ये हमारा पूरा एक अर्थ, हमारा घर है। कोई hmm अमेरिका नहीं, कोई इंडिया नहीं, कोई चाइना नहीं, ये सब hmm एक ही है, एक ही ग्लोब है। तो या थोड़ा फिलोसफिकल था वहां पे, बट या दैट वाज हिज पॉइंट ऑफ व्यू उस टाइम पे। hmm ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन है आपके लिए। या, क्या आपको लगता है कि एलियंस और अन्य ग्रहों पर जीवन मौजूद है? लगना तो लाइक इट्स इंडिविजुअल टेक सबके लिए तो, बट आई से कि एक बहुत स्ट्रांग चांस है कि पॉसिबिलिटी है। हम्म क्योंकि सी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक लाइफ को किसी प्लैनेट पे रखने के लिए, प्लैनेट ही क्यों बोल रहा हूँ, मे बी स्टार्स पे भी लाइफ हो सकती है। सो कहीं पे भी यूनिवर्स में लाइफ को हम्म एग्जिस्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते अच्छा हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल जैसे बोले, हम एज ए ह्यूमन बींग्स अर्थ पे रह पा रहे हैं बिकॉज हमारे लिए एक टेम्परेचर रेंज है जिसमें हम कंफर्टेबल रहते हैं, -20 to 40 रफली रहता है। उसके ऊपर हम्म भी लोग जिंदा रह लेते हैं बिकॉज इंडिया वाले लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, 48 डिग्रीज में भी जी लेते हैं दिल्ली में। आई डोंट नो हाउ। सो लाइक एक ऑप्टिमल कंडीशंस होती है, टेम्परेचर एक हो गया, लिक्विड फॉर्म में वाटर होना चाहिए, आपके सीजन्स होने चाहिए, एंड लाइक न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए फूड सर्वाइवल के लिए, मे बी क्रॉप्स या फ्लैश जो भी। सो हम्म वो सस्टेनेबल लाइफ को बनाने के लिए ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इट्स नॉट वेरी रेयर। हमें अर्थ पे ओके लगता है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आई एग्री, मे बी मिलियंस ऑफ फैक्टर्स होंगे, बट वो मिलियंस ऑफ फैक्टर्स की प्रोबेबिलिटी इतनी हाई क्यों है वो आपको पहले बताता हूँ, एक नंबर नंबर गेम के थ्रू। हमारा एक स्टार है पूरी गैलेक्सी में, हम्म राइट। गैलेक्सी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्स। तो कैन यू गेस कि हमारी गैलेक्सी में कितने स्टार्स हैं? सन इज वन ऑफ द स्टार्स। हम्म एनी रफ नंबर? so millions.
It's 200 billion stars in our own galaxy. 200 billion. And to add to that, by rough estimate, हमारे यूनिवर्स में 200 बिलियन गैलेक्सीज हैं. वाओ वाओ सिंपली वाओ तो जितने भी फैक्टर्स हो, मिलियन फैक्टर्स हो, बट यू सी द नंबर्स, जहां पे आपको टेस्ट करने के लिए, कॉम्बिनेशन बनाने के लिए इतने सारे स्पेसेस. So that is like probability obviously is there, and to prove it by science, prove it by proper observation, केपलर मिशन एक है जो सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, SETI, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था. अच्छा. तो उनका मिशन यही है कि वो एक्सोप्लैनेट्स, यानी जो प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है, उनको ऑब्जर्व करते हैं. उनको ऑब्जर्व करके उनका एक सिमिलैरिटी इंडेक्स बनाते हैं वो लोग, कि कितना सिमिलर है अर्थ के. फॉर एग्जाम्पल 100% सिमिलर विल बी अर्थ का डुप्लीकेट. तो उस पे पैरामीटर बनाते हैं. तो उसमें से उनका बेस्ट जो निकल के आया, दैट वाज 93% सिमिलर टू अर्थ. लाइक इट्स वेरी लाइकली देयर इज सम लाइफ फॉर्म देयर. ऑब्वियसली बहुत डिस्टेंस है हमसे, लाइट ईयर्स दूर है. तो मतलब लाइट को भी वहां पहुंचने में ईयर्स लग जाएंगे, हम पहुंचेंगे तो आई डोंट नो कितना लग जाएगा. सो या, देयर आर थिंग्स, देयर आर प्लैनेट्स व्हिच हैव बीन ऑब्जर्व्ड व्हिच आर वेरी सिमिलर टू अर्थ. अर्थ के बहुत सामने समान है. एंड जैसे मैंने बोला कि ऑब्जर्व करने के लिए 200 बिलियन स्टार्स इन आवर गैलेक्सी और 200 बिलियन गैलेक्सीज इन यूनिवर्स. इतना बड़ा स्पेस अभी भी है जो हमें ऑब्जर्व करना है. बहुत दिलचस्प बातचीत कर रहे हैं हम. थैंक यू सो मच. आई थिंक दिस इज आई ओपनिंग कन्वर्सेशन बोलता हूँ नवनीत, because my ignorance, I was not that keen and curious about solar system and astronomy, मगर आप तो बहुत अच्छे चीज बता रहे हैं. थैंक यू नवनीत. I think ये तो one of the best conversations I had. मुझे बहुत सारे चीज सीखने को मिला है. एंड मैं अभी मुझे पता लग रहा है why my nephew is behind this astronomy. In fact, my brother gifted him a telescope also. Great. And that guy has applied for NASA program. Now I'm getting into it, the kick of this entire astronomy and the science behind it. So thank you so much. और बहुत शानदार बातचीत हो रहा है, और थोड़ा स्पाइस ऐड करेंगे एपिसोड को. आपके कंसेंट से मैं एक रैपिड फायर राउंड ओपन करना चाहता हूँ. श्योर. ठीक है. आप एक शेप दिया ना, 2 शेप, मैक्सिमम 1 सेंटेंस में आप आंसर कीजिए. एंड पहला क्वेश्चन, गिवन ए चांस, आप इनविजिबिलिटी या सुपर स्ट्रेंथ, किसको सिलेक्ट करते हैं आप? इनविजिबिलिटी. व्हाट इज द रीजन? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आई वुड लाइक टू ऑब्जर्व, जो मैं मतलब उससे पार्ट नहीं लेना चाहूंगा. फॉर एग्जाम्पल वाला ज्यादा लंबा हो जाएगा, बट जस्ट टू गिव क्लियर कॉन्टेक्स्ट, कि मैं जहाँ पे कहीं पे इन्वॉल्व होता हूँ ना, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी कुछ ऑब्जर्वेशन को इम्पैक्ट कर सकता हूँ, मैं उससे पार्ट ले लूंगा. तो मे बी साइंस में बोलते हैं ना, एक साइलेंट ऑब्जर्वर. साइलेंट ऑब्जर्वर तभी हो सकता है जब आप बिल्कुल इनविजिबल हो, और भी एडेड चीजें आप बोल नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर सकते. यू जस्ट ऑब्जर्व एंड लर्न न्यू थिंग्स, मे बी फॉर दैट रीजन. ओह वाओ. और दूसरा क्वेश्चन है कि आप $1 बिलियन लॉटरी जीते तो वो अमाउंट से क्या करते आप? मैं सबसे पहले तो एक ऑब्जर्वेटरी सेटअप करता. एंड देन ऑब्वियसली आई एम स्टिल वेरी अर्ली मेरे करियर में, तो सबसे पहले अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को करता. बट देन यस, समथिंग फॉर एस्ट्रोनॉमी, मे बी कुछ फाउंडेशन स्टार्ट करता, एक ऑब्जर्वेटरी सेटअप करता. स्टूडेंट, जैसे आपने बताया आपका नेफ्यू है, इंटरेस्टेड है, ऐसे बच्चों को जो आउटरीच प्रोग्राम्स क्रिएट करने का कुछ तो कुछ मतलब प्लान करना पड़ेगा. एज सच आई नॉट प्लान, बट या आई वुड हैव वर्कड इन दैट डायरेक्शन. Good यार. Wish you good luck. I wish you win $1 billion lottery soon. और आगे बढ़ते हैं. ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि लाइक इफ यू आर मेड ए डिक्टेटर और ए रूलर, और एक दिन के लिए ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे आप? जस्ट फॉर दैट वन डे? अच्छा, मतलब मैं अपना, बिकॉज मैं डिक्टेटर हूँ तो मैं अपना बेनिफिट की बात करूंगा. तो मैं बेनिफिट में बोलूंगा कि जैसे ही शाम के 6 बजे सब लोग लाइट ऑफ कर देना, मुझे क्लियर स्काई देखने को मिल जाए, मैं ऑब्जर्वेशन कर सकूं. सिटी में रहते हुए, बैंगलोर सिटी में रहते हुए मैं क्लियर स्काई नहीं देख पाता हूँ. गुड वन. अगेन इट इज आल्सो रिलेटेड टू योर पैशन. और दूसरा क्वेश्चन है कि अगर आप किसी फिल्म के रीमेक में हीरो बनने का मौका मिले तो आप कौन सी फिल्म करना चाहोगे आप? ओके, सो मे बी ये मूवी बहुत फेमस नहीं है, बट मेरी पर्सनल फेवरेट है. तो द मैन फ्रॉम अर्थ मूवी का नाम है. ओके. तो लाइक अगर किसी को इंटरेस्ट है, जो थोड़ा सा ज्यादा लाइक बहुत लो प्रोडक्शन में एक रूम के अंदर शूट हुई मूवी है,
वाओ बट टॉपिक उसका बहुत इंटेंस है. जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, उसमें एक ऐसा कैरेक्टर है जो अर्ली एज से केवमैन के एरा से अभी तक जीवित है और वो किसी तरह सरवाइव करा है. तो उसका पूरा प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग दिया है उसने कि उसने कैसे सरवाइव करा है. तो जस्ट वांट टू बी इन दैट मूवी, उस कम्युनिकेशन में, उस कन्वर्सेशन का पार्ट होने के लिए. वाओ बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. द मैन फ्रॉम अर्थ. द मैन फ्रॉम अर्थ, सुपर. यस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉटिएस्ट थिंग आप स्कूल में करे, सो नॉटिएस्ट थिंग क्या है? ओके. तो आई रिमेम्बर कि मेरी सोशल स्टडीज की टीचर थी. आई वाज इन क्लास 5th. तो मैं बहुत ही एडवेंचरस था. तो फिर मैंने क्या करा, उनको एक गिफ्ट दिया. एक पेंसिल बॉक्स था. पेंसिल बॉक्स को खोला तो उसके अंदर बहुत अनयूजुअल सा गिफ्ट मिला, विच वाज एक स्पाइडर, सॉरी, एक लिजर्ड का स्केलेटन. सो या, शी स्क्रीम्ड, बट हाँ, मतलब फिर हम भी हंसे थे. बहुत अजीब सा चीज है. ठीक है, आखिरी सवाल रैपिड फायर में. ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र है जो आपको इन्वेंट करना चाहोगे? आई डोंट से टाइम मशीन. No, time machine. I can't do. But यंत्र. I'll say any कि gadget okay, also. like यंत्र यानी gadget, तो I'll say कि one thing जो मैं पर्सनली खुद भी लेना चाह रहा था कुछ टाइम से, बट मुझे मिला नहीं है मार्केट में. So if I have that capability तो बहुत हेल्प होगा, which is कि आप अपने फोन को टेलीस्कोप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो. बिकॉज मैंने देखे बहुत सारे जूमिंग लेंस होते हैं जो आप आईफोन में कनेक्ट करके मून को जूम करके देख सकते हैं, बट वो आपको सिर्फ जूम करता है, वो क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं देता है. और आपका कैमरा अगर एंड्रॉइड है तो फिर आप नहीं यूज कर सकते. तो मे बी समथिंग जो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दे दे जो आप फोन पे सीधे कनेक्ट कर दो, चलते फिरते आप अपनी एस्ट्रोनॉमी कर सकते हो. तो इसके हिसाब से व्हाई आई से सो, बिकॉज आई थिंक अगर हर बच्चे के हाथ में फोन है, आजकल हम देख रहे हैं 8th क्लास के बच्चे के भी हाथ में फोन है, तो मे बी उनको ऐसे एक आप गैजेट दे दो जिससे वो सच की चीजें सीख सकें स्काई में देख के. तो मेरा भी मिशन फुलफिल होगा, एंड ऑब्वियसली फॉर साइंस एंड फॉर देयर ब्रेन्स बहुत अच्छी चीज होगी. सही है. आई थिंक ऑल दोज स्टार्टअप एंथुसियास्ट जो भी एपिसोड सुन रहे हैं तो देख रहे हो, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. Yes, like it's not very far-fetched. आप zooming lens आपके पास already है. It's just that you need to work on some clarity, जो ज्यादा लाइट कैप्चर करे और फिर कैमरा पे फोकस करे फोन की. सुपर, बहुत बढ़िया. और नवनीत, मैं तो थरोली एंजॉय किया ये रैपिड फायर. और अब मेन राउंड को जाएंगे. आखिरी एक सवाल, जो भी उभरते हुए युवा है उनको आप ऐसा क्या सलाह देना चाहोगे आप? व्हाट इज योर मैसेज टू यंगस्टर्स? मैसेज टू यंगस्टर्स इज कि which I have learned from youngsters, कि आप फेलियर से डरो नहीं. बहुत ज्यादा फेलियर्स आपको लाइफ में स्टार्टिंग फेज में मिल सकते हैं. नॉट जस्ट स्टार्टिंग फेज, आपको थ्रू आउट लाइफ मिलेंगे. बट आप अगर डर जाओगे और आप कुछ नया ट्राई करने से पीछे हटके रहोगे तो फिर आपको वही है कि आप ट्रेडिशनल रूट्स को ही फॉलो करोगे. एंड दिस आई लर्न फ्रॉम आज के जो युवा हैं. मेरे ही एक दो स्टूडेंट्स हैं जो बताया कि मैं यूपीएससी प्रिपरेशन करने जा रहा था, मैंने 1-2 अटेम्प्ट दिए, बट उसके बाद मैंने वो छोड़ के कहा चलो मैं अपना स्टार्टअप करता हूँ, बिकॉज मैंने इतना सारा ज्ञान ऑलरेडी ले लिया है, उसको मैं कहीं तो यूज करूँ. तो इट्स जस्ट लाइक कि आप हमेशा ओपन रहो चीजों को, और फेलियर आते हैं, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, बट जस्ट बी ओपन टू कार्व आउट योर ओन न्यू वे. नए नए राह आपको मिलती रहेंगी अगर आप उत्सुक हैं. वाओ, simply amazing. Don't be scared of failures. So guys, don't be scared of failures. I think that's a powerful message. और नवनीत, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. होल हार्टेड थैंक यू सो मच, एंड रियली प्लेजर टॉकिंग टू यू. मैं तो बहुत एंजॉय किया एपिसोड आपके साथ करके. और एक एपिसोड भी बनाएंगे हम फ्यूचर में इंग्लिश में. Sure. And for all the listeners, if you want to reach out to me, I'll request Naveen, आप मेरा details share कर दीजिएगा. If anyone is interested to talk about maybe for preparations for astronomy, always I'm ready. So yeah, open to anyone. Absolutely. ठीक है, मैं तो आपका LinkedIn प्रोफाइल लिंक ये शो नोट्स और एपिसोड डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ. सो whoever is interested, आप नवनीत से कनेक्ट कीजिए. और नवनीत, आपको कैसे लगा टीजीवी का एक्सपीरियंस बिफोर आई लेट यू गो? ग्रेट. लाइक फॉर मी, क्योंकि जब मैंने अभी थोड़े बहुत एपिसोड सुने स्पॉटिफाई पे, तो मेरा ये इंटरप्रिटेशन था कि मे बी दिस इज ओनली फॉर काइंड ऑफ करियर कोचिंग. मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आपको लाइफ में अगर ये करना है तो हाउ यू शुड गो अहेड. तो मेरा टॉपिक जो था, मुझे लगा कि मे बी इस पे फिट नहीं होगा, बट थैंकफुल टू नवीन की ही सेड कि नो, ही इज वेरी ओपन टू टॉपिक्स लाइक साइंस, एंड जहाँ पे इट्स नॉट जस्ट अबाउट करियर, इट कैन बी अबाउट नॉलेज एज वेल. तो मुझे बहुत अच्छा लगा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं जो मेरे लाइफ का मिशन है मैं उसको किसी तरह से कंट्रीब्यूट कर पाया उसमें.
So thank you, Sure. Naveen. Thank you, your team. प्लेजर इज ऑल माइन। बहुत मजा आ गया आपसे बातचीत करके, और फिर से इंग्लिश टीजीवी इंग्लिश में मिलेंगे नवनीत। Sure. राइट। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड नवनीत के साथ। और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी हिंदी चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। और अगर आपको ये श्रृंखला यानी एपिसोड पसंद आया तो अपने 3 करीब लोगों से शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इसे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए, और आपके दोस्तों को कुछ नया सीखने मिलेगा और हमें नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। तो चलिए अब हम कुछ सामान्य ज्ञान सुनते हैं। मैं तो आज बहुत इंस्पायर हुआ हूँ ये एस्ट्रोनॉमी के बारे में सुन के नवनीत के साथ। एंड आई थॉट आई विल प्रेजेंट सम फैक्ट्स अबाउट सन, सूर्य के बारे में। तो 1 मिलियन अर्थ्स कैन फिट इनसाइड दिस सन। सूर्य के अंदर एक 10 लाख पृथ्वियां समा सकती है। और सूर्य इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 1.3 मिलियन पृथ्वी समा सकती है। एंड Earth's retained their specific, even if the Earth retained their spherical shape, then it would come to around close to 9,60,000, which is again 1 मिलियन के लगभग करीब से आते हैं। बट जस्ट इमेजिन हाउ मेनी अर्थ्स मेक ए सन। सो सूर्य उतना बड़ा है। तो यही आज का सामान्य ज्ञान। और आपको एस्ट्रोनॉमी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है तो आप कमेंट्स पे डाल दीजिए यूट्यूब में, नहीं तो कहाँ पे भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहाँ पे आपको एपिसोड मिल गया वहां पे यू कैन फील फ्री टू कमेंट। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए यही पर समाप्त करते हैं। एंड टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है तो आप, नहीं तो आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहते हैं तो हमें जरूर ईमेल करें। मैं हूं नवीन समला, आपकी हमसफर। यही उम्मीद है कि हमारे ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बहुत पहुंचाए। तो आज के लिए यही पर समाप्त करते हैं हमारा एपिसोड। और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, टीजीवी इंग्लिश और तेलुगु में भी उपलब्ध है। आप स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गाना, यूट्यूब यानी कोई पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप में आप दी गाइडिंग वॉइस सुन सकते हो या आप देख सकते हो 3 लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु। और टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए यहीं पे क्लोज करते हैं, और फिर मिलेंगे दूसरे एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ, दूसरे टॉपिक के साथ। टेक केयर।